Good afternoon, everyone. Good afternoon, teachers. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. मैं Good afternoon, sir. Good afternoon, all of you. मैं अनुज कुमार तिवारी, कलकत्ता पब्लिक स्कूल पौरमाची के हिंदी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं और आज मुझे स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा एक इन हाउस ट्रेनिंग करने का सुअवसर प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले मैं स्कूल मैनेजमेंट का आभारी हूं जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। आज की ट्रेनिंग का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है। भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। यह हिंदी विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच में एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा है होने के साथ साथ 11 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों की प्रमुख राजभाषा हिंदी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी भाषा के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। तो हिंदी भाषा में लेखन, हिंदी भाषा में लेखन में लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लिखने की किन किन विधि है, किन किन विधियों पर हम सभी शिक्षकों को, बच्चों को बतानी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज का विषय हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। हिंदी के विकास क्रम, थोड़ी सी हम हिंदी के विकास क्रम पे बात करें तो हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से हुई है, क्योंकि संस्कृत भाषा की जननी, हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में, पुराने समय में संस्कृत देव भाषा हुआ करती थी और संस्कृत से धीरे धीरे फिर विकास क्रम बढ़े। संस्कृत के बाद वहां पर भी संस्कृत में 2 भेद हुए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, और उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा की उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई है। उसके बाद हिंदी भाषा, हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है। यह भारत की राजभाषा है। केंद्र स्तरों पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हिंदी, हमारे मन में एक प्रश्न बार बार उत्पन्न होता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या नहीं।
तो हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। राजभाषा क्या है? देश के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में कामकाज की भाषा ही राजभाषा है। तो हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, क्योंकि राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा का ऐसा दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी भाषा का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343 से 351 में किया गया है। उसके बाद हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा का क्या महत्व? हिंदी हम लोग बोलते हैं, हिंदी लिखते हैं, आखिर इस भाषा का क्या महत्व है? तो विचार विनिमय का सरलतम माध्यम है। हम अपने विचारों को, अपने भावों को सरल रूप से, साधारण रूप से एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। यह संप्रेषण का माध्यम है भाषा। हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष जो हम सोचते हैं वो बोलते हैं, बतलाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वह भाषा है। ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन भाषा क्या है? तो भाषा के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भाषा क्या है? भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन भी है। राष्ट्रीय की एकता का आधार भाषा के द्वारा ही हम राष्ट्र में एकता बनाए रखते हैं, और यही राष्ट्र की एकता का आधार है। सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रह करके उसकी जीवन में प्रगति का माध्यम करता है। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है भाषा। व्यक्ति के निर्माण में जो भी व्यक्ति की भाषा पे पकड़ हो जाती है, भाषा वो अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं, बोल सकते हैं ना, तो उस पे उनका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चिंतन एवं मनन का स्रोत या माध्यम। भाषा के द्वारा हम चिंतन और मनन करते हैं। साहित्य, कला, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास भी है। साहित्य के और कला के माध्यम से हम संस्कृति का विकास करते हैं। शिक्षा भाषा की प्रगति का आधारशिला है। किसी भी चीज की प्रगति की बात करें तो प्रगति का आधारशिला जो होता है वह भाषा ही होता है। तो भाषा के द्वारा ही हम अपने प्रगति की आधारशिला रखते हैं। उसके बाद हम लोगों का भाषा का, हिंदी भाषा है तो भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो भाषा का शाब्दिक अर्थ है बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलना अथवा अभिव्यक्त करना। हम भाषा के द्वारा ही अपने विचार को एक दूसरे के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। भाषा की परिभाषा, तो जिस साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं ना। भाषा, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर के अपनी भावनाओं और विचारों को आदान प्रदान करता है, तो हम अपने विचारों को आदान प्रदान कैसे करते हैं? बोलकर और लिखकर के ना। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप के अतिरिक्त मौखिक रूप भाषा का प्राचीनतम रूप है। मौखिक रूप भाषा का प्राचीनतम रूप है क्योंकि मनुष्य ने सबसे पहले बोलना सीखा।
और बाद में लिखने सीखे। इसलिए हिंदी के मौखिक रूप को हम भाषा का प्राचीनतम रूप कहते हैं। तो मौखिक रूप क्या है? मौखिक रूप में हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष बोलकर प्रस्तुत करते हैं और दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, तो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे दूरभाष पर बातचीत करना, हम दूरभाष पे बातचीत करते हैं तो हम अपने विचारों को बोलकर प्रस्तुत करते हैं और हमारे विचार को दूसरे सुनकर समझते हैं। ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। भाषा का दूसरा रूप लिखित रूप। लिखित रूप अर्थात अपनी विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत करना और वे उसे पढ़कर समझते हैं, तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, समाचार पत्र पढ़ना, ये भाषा के लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं। उसके भाषा के कौशल, तो भाषा किसी भी भाषा, चाहे वह हिंदी की भाषा हो, संस्कृत की भाषा हो ना, चाहे वो अंग्रेजी की भाषा हो, सभी भाषाओं के कौशल होते हैं ना। तो हिंदी भाषा के भी 4 कौशल होते हैं। क्या? श्रवण। हिंदी भाषा की पहला कौशल का नाम है श्रवण। श्रवण अर्थात सुनना। वाचन, दूसरा कौशल है वाचन। वाचन अर्थात बोलना। पाठन, तीसरी कौशल है पाठन, पढ़ना। और चौथी कौशल है लेखन, अर्थ लिखना। तो सबसे पहले हम भाषा सीखने में सबसे पहले हम श्रवण करते हैं। जैसे कोई बच्चा जब कोई जन्म लेता है, तो जन्म के कुछ दिनों के बाद उसकी मां उस बच्चा को कुछ सुनाती है ना। वो सुनते सुनते बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। उसके बाद वो समझने के बाद धीरे धीरे उसको बोलना सिखाया जाता है। उसके बाद वो बोलना सीखता है और जब वो अच्छे से बोल लेता है तब उसे पढ़ना सिखाया जाता है और पढ़ने के बाद फिर लिखना सिखाया जाता है। तो आज का विषय है हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन। तो हिंदी भाषा में लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें ना, हिंदी भाषा में लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या? हिंदी भाषा जब हम लिखते हैं तो बच्चों को, हमें एक शिक्षक के रूप में कार्यरत है तो किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोगों को बच्चों को बैठने का ढंग सिखाना चाहिए ना। देखते हैं कि बच्चे कक्ष में, क्लास में विभिन्न प्रकार से बैठते हैं। तो सबसे पहले लेखन करते समय बच्चों को सबसे पहले बैठने का ढंग सिखाना चाहिए। उसके बाद आंखों से कागज की दूरी, जब वह कॉपी में लेखन कार्य करते हैं, लिखते हैं, तो उनकी आंख से कॉपी की दूरी, कागज की दूरी कितनी होनी चाहिए? इन बातों को सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में बच्चों को बतानी चाहिए। कलम पकड़ने की विधि, हम बच्चों को कलम पकड़ने की विधि सिखाएं पहले। कुछ बच्चे हैं कलम को नीचे पकड़ते हैं, कोई बहुत ऊपर पकड़ते हैं, कोई बीच में पकड़ते हैं। तो कलम पकड़ने की विधि भी हम लोगों को बतानी चाहिए। और कुछ बच्चे लिखते हैं तो लिखने के साथ साथ वो बस केवल शब्द लिखते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो शिरोरेखा हम लोगों को सिखानी चाहिए कि किसी भी शब्द के ऊपर हम लोग शिरोरेखा लगाएं लिखते समय। अक्षर की सुडौलता, अक्षर
कि सुडोल अक्षर अच्छी होनी चाहिए, अक्षर अच्छी बननी चाहिए। ये बच्चों को, अगर जो बच्चे बाल्यावस्था में हैं, हम बाल्यावस्था से ही उन बच्चों पर लेखन सिखाने में इन सारी चीजों का ध्यान देंगे, तो वो बच्चे जब किशोरावस्था में आते आते तक वो बच्चे की लिखावट बहुत सुंदर हो जाएगी। तो एक शिक्षक के रूप में हम लोगों को विशेष ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों को अभ्यास कराने चाहिए, लिखने के लिए कुछ अभ्यास कराने चाहिए, सुलेख लिखवानी चाहिए, सुलेख के बाद अनुलेख और उसके बाद श्रुत लेख लिखाने चाहिए। ये क्रम है, लेखन सिखाने में ये क्रम है। इसी क्रम के अनुसार हम लोगों को बच्चों को लिखने की आदत बनानी चाहिए। बैठने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी कितनी होनी चाहिए, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता और उपयुक्त नमूने, अभ्यास, सुलेख, अनुलेख और उसके बाद श्रुतलेख करवाने चाहिए। तो बैठने का ढंग, तो लिखते समय बालकों को बैठने का उचित ढंग होना चाहिए जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। हम देखते हैं, एक शिक्षक के रूप में मैं देखता हूं कि जब कुछ बच्चे लिखते समय बिल्कुल झुक करके बैठते हैं, जिससे उनकी रीढ़ की जो हड्डी होती है ना, वो कमजोर पड़ जाती है। तो शिक्षक को लिखते समय बच्चों को नॉक करना चाहिए, बच्चों को बतानी चाहिए कि हमेशा उनकी ढंग जो होनी चाहिए वह रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत न डाली जाए और कुर्सी पर बैठते समय बालक के पैर सीधे जमीन पर रहना चाहिए। जब वो बच्चे कुर्सी पर बैठ करके लिखते हैं तो वो कुर्सी पर अपने पैर एक दूसरे पैर पर ऊपर ना रखें ना, उनका पैर लिखते समय सीधे जमीन में सटा हुआ रहना चाहिए। आंखों से कागज की दूरी, तो लेखन की कॉपी से, जो लिखने की जो कॉपी होती है, उस लेखन की कॉपी से आंखों के बीच की दूरी लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, जिससे बच्चों की आंख पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वह बच्चे लेखन की कॉपी से 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर लिख करके वह लिखने की आदत बनाए, तो उनकी आंख पर किसी भी प्रकार की कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को कलम पकड़ने की विधि सिखानी चाहिए। तो कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए, अतः कलम को अंगूठे व मध्य अंगुली के बीच रखकर तर्जनी से पकड़ना चाहिए और कलम को पॉइंट से 1 इंच ऊपर पकड़ना चाहिए। कुछ बच्चे को देखते हैं एकदम नीचे जो पॉइंट है वहां पे हाथ रखते हैं, नहीं, वैसे बच्चों को एक शिक्षक के रूप में जब हम लोग देखते हैं वैसे करते हुए, तो हम लोगों को कलम पकड़ने की ना विधि सिखलानी चाहिए बच्चों को। खुद बच्चे के पास जाकर के ना हाथ पकड़ के उन्हें सिखानी चाहिए। इसके साथ ही कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि अंगुलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। अंगुली वर्णों के अनुसार, जैसे हम वर्ण लिखाते हैं अ, आ, हसई, दीर्घ ई, तो वर्णों के आकार के अनुसार अंगुलियों को घुमाया फिराया जा सके, आराम से वो अपने हाथ को अंगुलियों को घुमा सके। ऐसे हम लोगों को बच्चों को कलम पकड़ने की विधि सिखानी चाहिए। शिरोरेखा, तो वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। शिरोरेखा अक्षर का आवश्यक अंग है।
शिरोरेखा लगाने के बाद ही वर्ण पर मात्रा लगानी चाहिए। बच्चे जल्दी से शब्द लिखते हैं और शब्द लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, उसी के ऊपर मात्रा लगा देते हैं, जो हिंदी लिखने की विधि से सही तरीका नहीं है। तो इन चीजों में हम लोगों को जब भी लेखन कार्य कराते हैं तो बच्चों को ध्यान देनी पड़ती चाहिए। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। बच्चों को वहां जाकर के बतानी चाहिए शिक्षक को कि नहीं, अगर आप शिरोरेखा नहीं लगाते हैं तो आपका हिंदी के दृष्टिकोण से सब सही नहीं है। ऊपर लगाई ये जो लाइन खींचते हैं ऊपर, उसी को हम शिरोरेखा कहते हैं। बच्चे हिंदी लिख लेते हैं और पूछा जाता है कि शिरोरेखा क्या, तो मालूम नहीं होता। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम बचपन से ही आदत बनाएं तो बच्चे फिर आगे बढ़ करके इन छोटी छोटी अशुद्धियां नहीं करते। उसके बाद हम लोग लेखन की विधि ना, लेखन कौशल की विधियां, लेखन कौशल की विधियां, क्योंकि लेखन के द्वारा ही बालक अपने भावों अथवा विचारों को प्रकट करता है। किस बच्चे की कितनी क्षमता है वह लेख के माध्यम से ही हमें पता चलती है। जब हम उन लोगों का कॉपी चेक करते हैं तो हमें मालूम चलती है कि उनके अंदर किसी भी भाषा की कितनी पकड़ है, कितनी जानकारी है। तो लेखन के द्वारा ही बालक अपने भाव अथवा विचारों को प्रकट करता है। अतः भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। भाषा की ध्वनियों को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। तो विद्वानों ने लेखन की निम्नलिखित विधियों का उल्लेख किया है, जिसके माध्यम से किसी भी विचार को सही ढंग से लिखित रूप में प्रदान किया जा सकता है। तो लेखन की विधि में सबसे पहला विधि खंडस रेखा लेखन विधि, उसके बाद मॉन्टेसरी विधि, जैटकॉक विधि, पेस्टालॉजी विधि, अनुकरण विधि और स्वतंत्र लेखन विधि। तो खंडस या रेखा लेखन विधि क्या है? खंडस रेखा लेखन विधि, इस विधि में बालक को अक्षर ज्ञान के लिए वर्णों को तोड़ तोड़कर लिखना सिखाया जाता है। अर्थात बालक को सबसे पहले वर्ण का आधा भाग फिर पूरा वर्ण लिखना सिखाया जाता है। इसके बाद आसानी से पूर्ण अक्षर लिखना सीख लेता है। मुझे याद है कि मैं जब बचपन में था तो हमारी माँ मुझे सबसे पहले क लिखना सिखाती थी। तो पहले बताती थी पाई खींचो, एक लाइन खींचो, फिर गोला बनाओ ना। तो वही खंडस या रेखा लेखन विधि में बालक को सबसे पहले अक्षर ज्ञान के लिए वर्णों को तोड़कर लिखना सिखाया जाता है। तोड़ करके बताएं कि कोई एक वर्ण लिखने में बच्चों को कितनी प्रकार से हाथ घुमानी पड़ती है। अर्थात बालक को सबसे पहले वर्ण का आधा भाग फिर पूरा वर्ण लिखना सिखाया जाता है। इससे बालक आसानी से पूर्ण अक्षर लिखना सीख लेता है। मॉन्टेसरी विधि, तो मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी इस विधि की प्रणेता है। इनके अनुसार बालक को लिखना सिखाने में आंख, कान और हाथ तीनों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस विधि में बालक को सबसे पहले लकड़ी अथवा गत्ते के बने अक्षरों पर उसके आकृति के अनुसार अंगुली घुमाने को कहा जाता है। और बालक जब इसमें प्रवीण हो जाता है, जब बालक इस विधि को सीख लेता है, तो उन्हीं अक्षरों पर उसमें रंगीन पेंसिल घुमाने को कहा जाता है। अतः इस प्रकार बालक उन अक्षरों को पहचानने तथा लिखने में समर्थ हो जाता है
सीख लेता है। जैककॉक विधि, इस विधि में बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है। जैककॉक विधि में बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसी अक्षर को लिखने के लिए कहा जाता है। जो सिखाया जाता है उसके बाद उसे लिखने के लिए कहा जाता है। और जब बालक पूरा वाक्य लिख लेता है तो एक बार पुनः वही वाक्य स्मरण के आधार पर बालक को लिखने के लिए कहा जाता है। जो सिखलाए फिर उसी वाक्य को बालक को स्मरण मतलब याद के लिए बालक को लिखने के लिए कहा जाता है। अतः बालक अशुद्धि का सुधार स्वयं करता है। जब बालक कुछ याद करते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर बाद में उसी शब्द की लिख करके पुनरावृत्ति करते हैं और खुद से जब वो जांच करते हैं कि नहीं मुझे सर ने ऐसा सिखाया ना, और उसके बाद वो लिखते हैं तो उनकी वर्तनी अशुद्धि जो होती है वह बालक अपने आप सीख लेते हैं, जान लेते हैं। तो जैककॉक विधि में बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाते हैं, उसकी अक्षर को सिखाने के लिए कहा जाता है। और जब बालक पूरा वाक्य लिख लेता है तो एक बार पुनः वही वाक्य स्मरण के आधार पर बालक को लिखने के लिए कहा जाता है। अतः बालक अशुद्धि का सुधार स्वयं करता है। उसके बाद अगली विधि है पेस्टालॉजी विधि। इस विधि के अनुसार बालक को सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है। इसमें अक्षर को छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर दिया जाता है तथा पुनः उसका सही योग करके पुनः अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। जैसे हम लोग वर्ण विच्छेद कराते हैं तो वर्ण विच्छेद में पहले क्या कराया जाता है, वर्णों को तोड़ना सिखाया जाता है। बताया जाता है कि इसमें स्वर वर्ण क्या है और व्यंजन वर्ण क्या है, पहले अलग अलग करना सिखाया जाता है। और जब बालक अलग अलग करना सीख लेता है तो आपस में फिर उसी वर्ण को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे सार्थक शब्द बन जाती है। तो पेस्टालॉजी में बालक को सबसे पहले लिखना सिखाते हैं। इसमें अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़े में विभाजित कर दिया जाता है तथा पुनः उसकी सही योग करके पूर्ण अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। उसके बाद अनुकरण विधि। अनुकरण मतलब दूसरे को देख करके हमें उसी के अनुसार करना ही अनुकरण कहलाता है। इस विधि में शिक्षक श्यामपट पर आगे लिख देता है। शिक्षक श्यामपट पर ब्लैक बोर्ड पर आगे लिख देते हैं तो छात्र भी लेख का अनुकरण करके सही प्रकार लिखने का पूरा प्रयास करते हैं। तो लेखन विधि में अनुकरण विधि बच्चे सीखते हैं। शिक्षक श्यामपट पे शब्द वाक्य लिखते हैं और बच्चे उन्हीं का अनुकरण करके उन्हीं को देख करके बच्चे लिखने का पूरा प्रयास करते हैं। तो इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है स्वतंत्र लेखन। स्वतंत्र लेखन विधि, इस विधि में बिना वर्ण देखे या बिना नकल किए ना, अनुकरण विधि में क्या होता है कि बच्चे नकल करते हैं, शिक्षक पहले लिखते हैं और बाद में बच्चे उसे देख करके लिखते हैं। और स्वतंत्र लेखन में क्या होता है कि इस विधि में इस विधि में बिना वर्ण देखे या बिना नकल किए बालक से उसकी मानसिक चित्त छाया के अनुसार लिखवाया जाता है। कुशाग्र बुद्धि बालक इसे बहुत कम समय में सीख लेते हैं। जो कुशाग्र बुद्धि के बालक होते हैं, जिनकी बुद्धि तेज होती है, वह इस विधि बहुत कम समय में ही सीख लेते हैं। उसके बाद हिंदी भाषा की विशेषताएं।
विधि के बाद विशेषताएं, क्योंकि भाषाएं तो बच्चों को हमें विशेषताएं भी बतानी पड़ेगी। तो हिंदी भाषा एक अति विशाल जनसमूह की भाषा है जो सीमाओं के बंधन तोड़कर आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। वैसे तो प्रत्येक भाषा की विशेषता होती है कि वह एक व्यक्ति के विचारों और मनोभावों को स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से व्यक्त करने का एक माध्यम होती है, लेकिन हिंदी भाषा की कतिपय विशेषताएं उसे अन्य भाषाओं से अलग और खास बनाती है। हिंदी का उद्भव भाषाओं की जननी देव भाषा, जैसे मैंने ट्रेनिंग के सबसे पहले ही मैंने कहा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से ही। तो हिंदी का उद्भव भाषाओं की जननी देव भाषा संस्कृत से हुआ है, जो आज भी तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बौद्धिकता इत्यादि में प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा मानी जा रही है। हिंदी भाषा का व्याकरण संस्कृत से ही अनुप्रमाणित है। स्वाभाविक रूप से इसके व्याकरणिक नियम पर अपवाद रहित है, इसलिए स्पष्ट और आसान है। हिंदी और हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हिंदी भाषा में जो लिखा जाता है ना, वह उसी रूप में पढ़ा भी जाता है। जो हम लिखते हैं जो उसी रूप में पढ़ा भी जाता है। इसमें मुख बधिर अक्षर नहीं होते, गूंगे अक्षर नहीं होते हैं, अतः इसके लेखन और उच्चारण में स्पष्टता है। अर्थात जो हम हिंदी भाषा में उच्चारण करते हैं वही उच्चारण को हम लिखते भी हैं। बस ध्यान ये रखना चाहिए कि भाषा की शब्द की उच्चारण स्पष्ट होनी चाहिए। हमें बच्चों को उच्चारण ठीक से करने सिखानी चाहिए। जब बच्चा उच्चारण ठीक से कर ले तो वह फिर लिखने में उसे वर्तनी अशुद्धि की गुंजाइश नहीं हो सकती है। हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें निर्जीव वस्तुओं, संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण भी होता है। निर्जीव वस्तु में क्या, कुर्सी क्या है? कुर्सी निर्जीव वस्तु है, तो कुर्सी क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ना? इनमें निर्जीव वस्तु का भी लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी एक व्यवहारिक भाषा है। इसमें अंग्रेजी की भांति कई कई रिश्ते के लिए एक ही शब्द से काम नहीं चलाया जाता है। प्रत्येक संबंध के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी आज दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। हिंदी आज दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। एक समाचार पत्र बीबीसी के एक अखबार के अनुसार इस समय विश्व में 54 करोड़ 5 लाख हिंदी बोलने वाले हैं। गैर हिंदी भाषा देश के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। और आज हम सभी के लिए तो खुशी की बात यह है कि गैर हिंदी देश के लोग भी आज हिंदी सीखने की जिज्ञासा रख रहे हैं और हिंदी सीखना शुरू भी कर दिए। हिंदी पूरे भारत और दुनिया के कई देशों, भारत की बात की जाए तो मैंने शुरुआत में बताया कि भारत के 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी बोली जा रही है। हमारे देश की कुल आबादी का लगभग 45% लोग आज इस भाषा को बोलते हैं और बाकी बचे लोग अन्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी पूरे भारत और दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, सुरिनाम, फिजी, गुयाना, मलेशिया, ट्रिनिडाद एवं टोबैगो, नेपाल आदि में बोली और समझी जाने वाली भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से भी हिंदी इतनी समृद्ध है कि इसके 5 उपभाषाएं और कम से कम 16 बोलियां प्रचलित हैं।
जिनमें से कई बोलियां और भाषाएं भी प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। हिंदी बहुत सरल और लचीली भाषा है जिसे सीखने में विशेष कठिनाई नहीं होती है। हिंदी बहुत ही सरल और लचीली भाषा है, बस इसे सीखने में कोई कठिनाई नहीं होती है। बस एक लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। हम आसानी से हिंदी सीख सकते हैं, आसानी से हिंदी पढ़ सकते हैं। इस समय हिंदी विशेषता की बात करें, इस समय विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, जो हिंदी के बढ़ते प्रयोग और प्रभाव का संकेतक है। एक खुशी की बात है कि धीरे धीरे हिंदी की प्रचार प्रसार तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से फैल रहा है। विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, जो हिंदी के बढ़ते प्रयोग और प्रभाव का संकेत है। यह अच्छे संकेत है। निस्संदेह हिंदी दुनिया की सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित हो रही भाषाओं में से एक है। सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने भी हिंदी को अब अपनी सेवाओं में एक माध्यम के रूप में शामिल किया। कंप्यूटर और इंटरनेट पर भी हिंदी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज प्रायः हर विषय पर सामग्री हिंदी में प्राप्त की जा सकती है। चाहे जिस विषय की सामग्री हम हिंदी में प्राप्त करना चाहे, आज आसानी से इंटरनेट के माध्यम से हमें मिल जा रही है। उसके बाद अगला, तो ये सारे हिंदी भाषा की लेखन तथा साहित्य सृजन विषय थे। तो अभी तक मैंने आप लोगों को हिंदी भाषा में लेखन की चर्चा की। अब उसके बाद हम आते हैं साहित्य पे कि साहित्य क्या है। साहित्य क्या है? तो साहित्य ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य, अर्थात ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोष को साहित्य कहते हैं। जो हम ज्ञान सीखते उसको कोष संचित करते हैं और कोष का नाम ही साहित्य है। अर्थात साहित्य की परिभाषा देने की बात कही जाए तो ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहते हैं। अर्थात ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोष को साहित्य का, जो हम ज्ञान प्राप्त करते उसको लोगों के कल्याण के लिए, लोक कल्याणकारी का तात्पर्य क्या? लोगों के कल्याण के लिए लिखित कोष, लिखित रूप से समायोजित करना, जिससे लोगों के उसे आराम से भविष्य में पढ़ सकें, लिख सकें ना। तो यही साहित्य है। अब साहित्य के भेद, तो साहित्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मुख्य रूप से दो भेद होते हैं साहित्य के। एक गद्य साहित्य और दूसरा है पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य क्या है? गद्य साहित्य किसे कहते हैं? तो जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा अपने विचार व्यक्त करते हैं, जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। अर्थात गद्य साहित्य में विचारों को साधारण बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है। उसके बाद पद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य क्या है? जब विचारों को काव्य शैली में ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। अर्थात ज्ञान के लोक कल्याणकारी लिखित कोष को साहित्य कहते हैं। तो साहित्य के भेद, साहित्य के मुख्यतः दो भेद मैंने आप लोगों को बताया कि साहित्य के दो भेद होते हैं ना, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो सबसे पहले गद्य साहित्य पे चर्चा करें कि गद्य साहित्य क्या है। तो जब साहित्यकार, क्योंकि जो साहित्य लिखते हैं वो साहित्यकार कहलाते हैं, तो जब साहित्य साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें गद्य साहित्य में तुकबंदी अथवा
लय का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम गद्य साहित्य में साधारण बोलचाल जो में लिखते हैं उसमें तुकबंदी लयात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद है पद्य साहित्य। तो पद्य साहित्य किसे कहते हैं? तो जब विचारों को काव्य शैली में, जब साहित्यकार अपने विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत करते हैं तो वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे वह पावस का प्रथम दिवस, जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन ने ली अंगराई। तो जब काव्य शैली में, जब विचारों को काव्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है, इसमें तुक लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उसे लय के अनुसार हम वाचन कर सके, लय के अनुसार हम पढ़ सके, तो पद्य साहित्य के अधीनस्थ आती है। अब साहित्य की विधाएं, तो गद्य साहित्य की विधाएं, तो गद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं। कहानी, निबंध, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, रेखाचित्र, ये सभी गद्य साहित्य की विधाएं होती हैं। पद्य साहित्य की विधाएं, तो पद्य साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं। दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद इत्यादि, ये सभी गद्य साहित्य की विधाएं होती हैं। तो साहित्य क्या है? तो साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी है। जब भी वो साहित्य की सृजन करते हैं, रचना करते हैं, साहित्य सृजन अर्थात साहित्य की रचना करना, चाहे वो कहानी की रचना करें, निबंध की रचना करें, उपन्यास की, लघु कथा की, संस्मरण की, अर्थात साहित्य किसी भी विधा की रचना करते हैं, तो समाज का दर्पण दिखाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। कहानी किसे क्या है, निबंध क्या है, उपन्यास क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर वो लोगों को बताते हैं अपने लेखनी का प्रयोग करके, अपने कलम के द्वारा। तो साहित्यकार एक सामाजिक प्राणी है। वो अपने आसपास की परिस्थितियां और घटनाओं से प्रभावित होने के साथ साथ उन्हें प्रभावित भी करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कि वह जन्म लेता है। जिस सामाजिक वातावरण में उनका जन्म होता है, उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास भी होता है। साहित्यकार समाज की भावनाओं को अभिव्यक्ति तो प्रदान करता ही है, साथ ही उसके द्वारा अभिव्यक्त भावनाओं की समाज की प्रभावित प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक और कवि मैथ्यू आर्नोल्ड ने साहित्य को जीवन और समाज का दर्पण कहा है। प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक और कवि मैथ्यू आर्नोल्ड ने साहित्य को जीवन और समाज का दर्पण कहा है। वास्तव में साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। साहित्य को समाज का दर्पण इसलिए कहा गया, उसके माध्यम से हम युग विशेष की समस्याओं, परिस्थितियों तथा भावनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। साहित्य में हम जातियों, भावों और प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रत्येक जाति को साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है। केवल इतना ही नहीं, वरन एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुकूल समय समय पर अंतर पड़ता रहता है। हिंदी साहित्य का इतिहास तथा इस तथ्य की पुष्टि करता है। जिस प्रकार साहित्य एक सामाजिक भावों और प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, उसी प्रकार साहित्य का प्रभाव समाज पर भी देखा जा सकता है। ना? साहित्य का प्रभाव समाज पर,
जैसे आज समाज में विषम प्रकार की परिस्थितियां हैं, विषम प्रकार की कुप्रथाएं हैं, जैसे गरीबी, छुआछूत, बाल विवाह, ना दहेज प्रथा, ये समाज की कुप्रथाएं हैं। तो इस कुप्रथाएं को एक साहित्यकार के द्वारा ही ना समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जागृत एक साहित्यकार ही करते हैं, जिससे ये सारी चीजों पर विराम लगाई जा सके। तो साहित्य की विधा में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कहानी, साहित्य की विधा में कहानी ना, तो कहानी विधा, तो कहानी जब शिक्षक जब कक्षा कक्ष में जाते हैं तो पहले शिक्षक का एक परम दायित्व बनता है। हम जाते हैं और केवल पढ़ना सिखा देते हैं, पाठ्यवाचन करा देते हैं, हम बच्चों को उसके बारे में बताते ही नहीं है कि साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी कहानी है, कौन सी संस्मरण है, कौन सी जीवनी है, कौन सी एकांकी है, ये हम सिखाते नहीं है बच्चों को। तो एक शिक्षक को सबसे पहले कक्षा कक्ष में जाने के बाद ना उनको साहित्य की विधाएं सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, कैसे वो कैसे पहचाने कि साहित्य की ये कहानी विधा है या निबंध विधा है, उपन्यास विधा है, उन्हें कैसे। तो साहित्य की सभी विधाओं में कहानी सबसे पुरानी विधा है ना, अर्थात साहित्य सृजन में सबसे पहले जो सृजन किया गया, जो रचना किया गया, वह कहानी ही लिखा गया, कहानी ही रचा गया। कहानी के बाद इस साहित्य के अनेक विधाएं, गद्य साहित्य की अनेक विधाएं, जनजीवन में सबसे अधिक लोकप्रिय है। प्राचीन काल में कहानी को कथा, आख्यायिका, गल्प आदि कहा जाता था। आधुनिक काल में कहानी ही अधिक प्रचलित है ना? आधुनिक काल में अर्थात अभी की समय में कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। बच्चे से आप पूछिए आप क्या करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े, कहानी ही आधुनिक काल में सबसे ज्यादा प्रचलित होती है। यह अब अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मनोरंजन करना माना जाता था। पहले प्राचीन समय में कहानी का उपदेश जो होता था, तो उपदेश देना, मनोरंजन करना माना जाता था। आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं और संवेदनाओं से व्यक्त करना है। यही कारण है कि प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई। प्राचीन कथा से आधुनिक हिंदी की कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। इसकी आत्मा बदली है और शैली भी बदल चुकी है। जीवनी, किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। हम जाएं, अगर किसी चैप्टर्स में जीवनी है तो हम बच्चों को बताएं क्या जीवनी है, जीवनी क्या है, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को ही जीवनी कहते हैं। विशिष्ट व्यक्ति के सभी लोग नहीं होते हैं, समाज और देश के कुछ चुने हुए लोग ही विशिष्ट होते हैं। उनकी यह विशिष्टता उनके विशिष्ट कार्य पर निर्भर करती है और ऐसे विशिष्ट पुरुषों की जीवनी लिखी जाती है। और आत्मकथा, उसके बाद आत्मकथा। तो आत्मकथा किसी ख्यात लेखक या व्यक्ति के जीवन की आत्मव्यक्ति है। इसमें विगत जीवन के महत्वपूर्ण तलस्पियों और उपदेशात्मक प्रसंगों का संवत वर्णन होता है। यह लेखक की आपबीती और जगबीती पर निर्भर करती है। साहित्य के अंतर्गत नाटक, तो भारत में नाटक साहित्य की एक ऐसी विधि है जिसमें लंबी परंपरा पाई जाती है। भारत में नाट्य शास्त्र की रचना सबसे पहले हुई। यहाँ नाट्य शास्त्र के अनेक आचार्य हुए।
जिनमें नाटक पर बड़े विस्तार और गंभीरता से इस विधा पर विचार किया गया। इसमें भरत, धनंजय, रामचंद्र, गुणचंद, अभिनव गुप्त, विश्वनाथ आदि की अधिक प्रस्तुति मिले। उसके बाद एकांकी। एकांकी एक ऐसी पूर्ण नाटकीय रचना है जिसमें मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र, एक समस्या, एक भाव की अभिव्यक्ति होती है। एकांकी का साधारण अर्थ एक अंक वाला नाटक, लेकिन नाटक से एकांकी की कला और शैली भिन्न है। दोनों में अनुकरण तत्व की प्रमुखता है, दोनों में वस्तु, चरित्र, संवाद आदि रहते हैं, किंतु इसमें प्रस्तुतिकरण में अंतर पाई जाती है। इसके प्रस्तुतिकरण में अंतर पाई जाती है। निबंध लेखन, तो निबंध में हम अपने भावों को बांधते हैं, हम अपने विचारों को बांधना ही निबंध कहलाता है। तो निबंध लिखते समय भी हमें विभिन्न चीजों की ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब भी हम बच्चों को निबंध लिखने सिखाएं तो निबंध लिखते में सबसे पहले भूमिका सिखानी चाहिए। हम कैसे स्टार्ट करें, हम कैसे शुरू करें। भूमिका के बाद विषय की विषय की महत्ता के बारे में सिखानी चाहिए। उसके बाद अगर विषय में कुछ सकारात्मक नकारात्मक पहलू है तो दोनों पक्ष को लिखनी सिखानी चाहिए। और उसके बाद अंत में हम लोगों को उपसंहार सिखाने चाहिए। तो उपसंहार लिखनी चाहिए, अर्थात निष्कर्ष करानी चाहिए। तब जाकर के बच्चे साहित्य की विधा सीखते हैं, गद्य साहित्य की विधा सीखते हैं बच्चे। अब पद साहित्य की विधाएं के अंतर्गत निम्नलिखित विधाएं होती हैं: दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद इत्यादि पद्य साहित्य की विधाएं ना। तो पद्य साहित्य की विधा में आप लोगों को पहले ही बताएं, इसके अंतर्गत हम लोगों को विभिन्न बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। जब भी हम सिखाते हैं बच्चों को तो उन चीजों को हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। कविता क्या है? गद्य हम लोग पद्य साहित्य में सबसे पहले कविता क्या है? तो कविता लयात्मक होती है, अमूर्त होती है, उसमें बिंबों का प्रयोग होता है, साथ ही उसमें मित्य व्यवस्था का खास ख्याल रखा जाता है। यानी कम से कम शब्दों में अधिक और गहरी बात कहने की कोशिश की जाती है। कविता में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाती है, क्योंकि कविता की भावार्थ होती है। हम जब भी बच्चों को सिखलाते हैं तो कविता पढ़ने से कुछ कविताएं ऐसी लिखी जाती है साहित्यकारों के द्वारा कि जब तक बच्चे उसका अर्थ को नहीं समझते हैं, जब तक बच्चे उसकी व्याख्या को नहीं समझते हैं, तब तक उनमें रुचि नहीं दिखाते हैं। तो कविता में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाती है। कविता के प्रभाव उसके विशिष्ट बनाते हैं। कविता मुक्तक छंद में भी लिखी जाती है और दूसरी तरफ छंदोबद्ध कविताएं भी होती है। छंद के अनुसार लिखा जाता है कविता। तो साहित्य के इन रूपों से परिचय कराने का उद्देश्य यह है, हम जब भी साहित्य के इन रूपों को जब भी हम बच्चों को परिचय कराते हैं तो उनका उद्देश्य है कि हम आपको उन पाठ्य सामग्रियों को चुनने में मदद करेंगे जिनसे आप कक्षा कक्ष में भाषा सिखाने के लिए बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कक्षा कक्ष में जब भी बच्चों को सिखलाते हैं, बताते हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोगों को सबसे पहले ये चाहिए कि हमें बच्चों को बताएं
ये एक कविता है, हम इसे कविता कहते हैं, इसे दोहा कहते हैं, इसे छंद कहते हैं ना। अब दोहा, पद साहित्य की विधा के अंतर्गत दोहा विधा भी होती है। तो दोहा क्या है? तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा कैसा? अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। हम बच्चों को बताएं कि दोहा 2 पंक्ति का होता है, बच्चे पढ़ लेते हैं, सबको बच्चे एक जैसा कविता ही कहते हैं, बच्चों में अंतर स्पष्ट नहीं करा पाते हैं। तो एक शिक्षक, एक हिंदी शिक्षक होने का दायित्व यह बनता है कि हम बच्चों को पहचानना सिखाएं कि दोहा, ये दोहा है, ये चौपाई है ना, ये कविता है। इन चीजों को हम लोगों को विशेष ध्यान रखनी चाहिए। दोहा अर्ध सममात्रिक, यह 2 पंक्तियों का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है। हमें बच्चों को गिनना भी सिखाइए, छंद कैसे गिना जाता है। और समचरण में 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई, चौपाई में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई एक मात्रिक छंद होता है। छंद क्या है? तो छंद चंद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खुश करना। जैसे हम कविता पढ़ते हैं, कविता ना, तो उसमें अपने आप एक अनुभूति होती है। ये किस रस की कविताएं हैं? क्या ये वीर रस की कविताएं हैं, श्रृंगार रस की कविताएं हैं, हर्ष रस की कविताएं हैं, निर्वेद रस की कविताएं हैं ना? तो बच्चों को जब भी कविता पढ़ाइए तो उसमें उत्साह वर्धन कीजिए, वीरत्व की भावनाओं को बताइए, श्रृंगारिक भावनाओं को बताइए, जिस प्रकार से कविता रची गई है। तो एक साहित्यकार हमेशा ये कोशिश करते हैं, हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर अक्षर की संख्या, मात्रा गणना, यति गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को छंद कहा जाता है ना। उसके बाद हम लोगों को साहित्य सृजन का उद्देश्य, तो साहित्य सृजन का उद्देश्य क्या है? तो साहित्य सृजन का उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना है। जैसे मैंने कहा ना कि विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं, दहेज प्रथा, बाल विवाह ना, छुआछूत, ये जितने भी कुप्रथाएं हैं ना, इनको समाप्त करना अर्थात सामाजिक परिवर्तन लाना है। हम समाज में उसका परिवर्तन लाएं, तभी जाकर के हमारा समाज एक सभ्य समाज बन सकता है। साहित्य सृजन की शुरुआत, साहित्य सृजन की परंपरा की शुरुआत, साहित्य सृजन की परंपरा की शुरुआत लिखने, साहित्य सृजन की परंपरा का शुरुआत हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया। उनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, जो फ्रेंच भाषा में वर्णाक्रम पद्धति में लिखा गया। और उसके बाद से अनेकों साहित्यकार उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ये सिहराई लिखे, मिश्र बंधु, शिव सिंह सिंगर, और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद आदि अनेक साहित्यकारों ने अपने अपने साहित्य की रचना की। अब साहित्य सृजन का उद्देश्य, साहित्य सृजन का उद्देश्य क्या है? साहित्य सृजन का उद्देश्य क्या हो? तो देखिए, साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। हम साहित्य का सृजन ही नहीं करेंगे तो राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति निर्जीव है। साहित्यकार का कर्म ही है कि वह एक ऐसे साहित्य का सृजन करे
जो राष्ट्रीय एकता, मानवीयता, समानता, विश्व बंधुत्व और सद्भाव के साथ फांसी के आदमी के जीवन के ऊपर उठाने में उसकी मदद करे। साहित्य का आधार ही जीवन है। साहित्यकार समाज और अपने युग को साथ लिए बिना रचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चे साहित्यकार की दृष्टि में साहित्य ही अपने समाज की अस्मिता की पहचान होता है। साहित्य जब एक समाज के लिए उपयोगी है तभी तक ग्राह्य है। साहित्य की उपादेयता में ही साहित्य की प्रासंगिकता है। साहित्यकार के अंत में युग चेतना होती है और यही चेतना साहित्य सृजन का आधार बनती है। अर्थात वो जो सोचते हैं, जो देखते हैं, उसी को साहित्य का सृजन का आधार बनाते हैं। सृजन अर्थात रचना करते हैं। श्रेष्ठ साहित्य भावनात्मक स्तर पर व्यक्ति और समाज को संस्कारित करता है। उसका युग चेतन से साक्षात्कार कराता है, इसलिए साहित्य की सृजन किया जाता है। अब श्रेष्ठ, उसके बाद अब है कि श्रेष्ठ साहित्य क्या है। श्रेष्ठ साहित्य क्या है? तो श्रेष्ठ साहित्य को मापने का ना कोई पैमाना है और ना ही कोई मापदंड है, क्योंकि साहित्य इतना विराट और इतना सूक्ष्म है कि उसको विश्लेषित करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। साहित्य का कार्य चुनौती देना या लेना नहीं है। साहित्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय रचा जाता है, अर्थात सबके हित के लिए रचा जाता है, सबके सुख के लिए रचा जाता है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए साहित्य की रचना की जाती है, साहित्य का सृजन किया जाता है। इस सर्व में निसंदेह आत्म भी समाहित होता है। कोई भी रचना किसी प्रकार की निर्धारित औपचारिकताओं के अधीन नहीं होती। इसलिए साहित्य हम लोगों को कक्षा में पढ़ाने के बाद हम लोगों को, बच्चों को कहानी, कविता लिखने की भी सिखानी चाहिए, उत्साहवर्धन करनी चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य बनता है। और वही बच्चे फिर आगे जाकर के साहित्यकार बनेंगे, अनेकों साहित्य की रचना करेंगे। तो आज आप लोगों ने अपनी बहुमूल्य कीमती समय देकर के हमारे विचारों को सुने। आप सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई, अभिनंदन ना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत प्रभावशाली था अनुज सर, बहुत प्रभावशाली, बहुत ही ज्ञानवर्धक। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।